Namaskar. Hello everyone. I, Dr. Vinta Singh, welcome you all on the platform of VS Academy. I hope आप सभी ने फेस्टिवल बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो चलिए फेस्टिवल मोड से वापस आते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स के कंप्लीट कंटेंट को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे और आज के पार्ट में हम देखते हैं आपका जनरल इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और सिंथेसिस की कुछ रिएक्शंस कि कैसे हम एल्कीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। एल्कीन्स आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्कीन्स हमारे क्या थे? सैचुरेटेड थे, लेकिन एल्कीन अनसैचुरेटेड हैं, यानी इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या है? CnH2n। एल्केन्स का क्या था? CnH2n+2, लेकिन एल्कीन्स का है CnH2n। नेक्स्ट, दे आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं तो इनकी सॉलिबिलिटी किस में होगी? राइट, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होंगे उनमें ये सॉल्युबल होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके फिजिकल स्टेट के लिए। तो जस्ट लाइक एल्केन्स, रूम टेम्परेचर पे एल्कीन्स के भी जो लोअर मेंबर हैं 2 to 4 कार्बन के, वो गैसेस फॉर्म में होंगे। मिडिल रेंज वाले जो मेंबर हैं 5 to 17 कार्बन के, वो लिक्विड होंगे और 18 ऑनवर्ड आपके क्या होंगे? सॉलिड होंगे। डेंसिटी की जहां तक बात करें तो एल्कीन्स आर लाइटर देन वाटर। इनकी डेंसिटी जो होती है वाटर से कम होती है। जहां तक अब इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे हमने एल्केन्स में देखा था, वही ट्रेंड यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाते हैं। रीजन सेम है कि जैसे जैसे हमारा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, आप कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बढ़ते हैं, आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका बढ़ेगा और उसी तरीके से फिर आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। नेक्स्ट सेशन पे इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर कि एल्कीन्स का नाम कैसे रखा गया। कंप्लीट नोमेनक्लेचर हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक अलग लेक्चर में। यहाँ पे हम एक क्विक व्यू लेते हैं। एल्कीन्स आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग द ANE ऑफ पेरेंट टू इन। मतलब जो भी आपका रूट वर्ड होगा उसमें एन की जगह हम इन लगाएंगे। नेक्स्ट आपका रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? पेरेंट चेन हम लोग देखेंगे कि कौन सी है? लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग बोथ कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड इज द पेरेंट चेन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल है। अब अगर हम इसको इस डायरेक्शन से देखें तब भी ये 5 कार्बन है, और अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तब भी ये 5 कार्बन। लेकिन ये वाला जो हमारा पैटर्न होगा ये रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें दोनों कार्बन जो डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं वो इंक्लूड नहीं है, जबकि इस वाले में इंक्लूडेड है। तो ये हमारा नेमिंग का राइट पैटर्न होगा। तो इसका नाम क्या हो गया? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट 2 इन। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो रूल क्या कहता है कि स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द एंड ऑफ पेरेंट का चेन विच गिव लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू कार्बन कार्बन डबल। मतलब उस डायरेक्शन से आपको नंबरिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट पोजीशन मिले। लाइक दिस, इन दिस एग्जाम्पल अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3,
डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिलेगी? 3। लेकिन अगर हम राइट से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिल रही है? 2। तो नंबरिंग की जो डायरेक्शन होगी वो राइट होगी, और इसका नाम क्या हुआ फिर? पेंट टू ईन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि कार्बन कार्बन, अगर जो डबल बॉन्ड जो है वो दोनों डायरेक्शन में अगर इक्वल डिस्टेंस पे हो, जैसे कि इस एग्जाम्पल में, तो इसमें हम क्या करेंगे? नंबरिंग उस डायरेक्शन से करेंगे जहां पे कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। अगर हम राइट से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा नंबर मिलेगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसको 5 मिलेगा। जबकि अगर हम लेफ्ट से कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 2। तो नंबरिंग हमारी किधर से होगी? लेफ्ट से होगी। नेक्स्ट रूल है, प्लेस द लोकेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिफोर द सफिक्स ऑफ पेरेंट नेम। यानी कि जहां पे भी हम इन लगाएंगे, इन से जस्ट पहले हमें उसकी लोकेशन बतानी है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि इन से जस्ट पहले हमने लोकेशन बताई है डबल बॉन्ड की। ओके, नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल डबल बॉन्ड इज इंडिकेटेड बाय एप्रोप्रिएट सफिक्स लाइक डाई-इन और ट्राई-इन। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 5 मिथाइल हेक्सा 1,3 डाई-इन। अगर इसमें आप राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, दोनों जो आपके डबल बॉन्ड है उनको लोएस्ट नंबर मिलेंगे 1 एंड 3। वहीं अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 3 एंड 5 मिलेंगे। तो राइट डायरेक्शन हमारी क्या होगी? राइट हैंड साइड से। नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं हम, आइसोमेरिज्म। एल्कीन में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है? सबसे पहले क्या होगी? चेन हो सकती है कि नहीं, ये देखते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, चेन आइसोमेरिज्म हमें क्या कहती थी? पेरेंट चेन में अंतर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है? 4 कार्बन का है। 4 कार्बन तो इसमें भी है, 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन जो आपका पेरेंट चेन है उसमें केवल 3 कार्बन ही है। इसलिए यहाँ पे जो पेरेंट चेन है उसमें अंतर आ गया। तो ये कैसा आइसोमेरिज्म हुआ? चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसमें मिल सकता है? पोजीशन। पोजीशन में क्या था कि डबल बॉन्ड की पोजीशन में अंतर होगा। जैसे कि अगर हम ब्यूट 1 इन और 2 इन को कंपेयर करें तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन में अंतर है, तो इसलिए ये क्या हो गया? पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये है हमारा पेंट 1 इन और पेंट 2 इन। इसमें भी आप देखोगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज है, तो इसलिए ये हमारा कैसा एग्जांपल हुआ? पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाउ आगे मूव करते हैं। अब इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है? सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस आइसोमर हमारे कौन से होते हैं? जिनमें की जो हैवी ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के सेम साइड पे, और ट्रांस आइसोमर में जो हैवी ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में होते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग क्लियर करते हैं। ये जैसे एग्जांपल है हमारा, तो इसमें दोनों जो आपके
ग्रुप हैं वो सेम है, मिथाइल। और ये दोनों ही ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में हैं, जबकि इस वाले मॉलिक्यूल में, नेक्स्ट मॉलिक्यूल में, आपका मिथाइल ग्रुप जो है अपोजिट साइड में है। तो इनके नाम क्या हो गए? फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर हमारा एग्जाम्पल हुआ सिस का, और सेकंड स्ट्रक्चर हमारा एग्जाम्पल हुआ ट्रांस का। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं पेंटीन का। इसमें भी, अब इसमें क्या है कि आपका जो ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग है। तो इसमें हम देखते हैं हाई मोलिकुलर या हैवी ग्रुप दोनों उसमें, इस कार्बन का मिथाइल हुआ और सेकंड कार्बन में इथाइल हुआ। अब दोनों कार्बन के केसेस में जो हैवी ग्रुप है वो सेम साइड पे है, तो इसलिए ये सिस हो गया। और दूसरे मॉलिक्यूल में हैवी ग्रुप हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट साइड पे है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया ट्रांस का। तो चलिए अब हम मूव करते हैं सिंथेसिस, यानी वो कौन सी रिएक्शंस हैं जिनसे कि हम एल्कीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल। डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर by passing the vapor of alcohol over heated alumina at high temperature। या फिर आप ये भी कह सकते हैं by heating the alcohol with concentrated mineral acid H2SO4 H3PO4 at high temperature। इन सब पे आपका क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है अल्कोहल का वो रिमूव हो जाएगा और अल्कोहल हमारा कन्वर्ट होगा एल्कीन। Now the order of ease of dehydration क्या हो सकता है? टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। यानी टर्शरी अल्कोहल में सबसे आसानी से वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव होगा, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब ये जो वाटर का रिमूवल है ये एक रूल के अकॉर्डिंग होगा। वो रूल हमारा क्या कहता है? सेडजेफ रूल। अब इसके अकॉर्डिंग during the elimination reaction proton is removed from the carbon having less number of substitute। यानी कि जिस कार्बन पे सबसे कम सब्स्टिट्यूएंट्स होंगी वहां से ही प्रोटॉन रिमूव होगा और रिजल्टेंट क्या बनेगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, जो कि ज्यादा स्टेबल हो। अब अगर इसके मैकेनिज्म को हम समझना चाहें, बहुत सिंपल सा है। रिएक्शन मिक्सचर में जो हमारे H2SO4 के मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे हमारे क्या बनेंगे? H+ आयन और HSO4- आयन। फर्दर रिएक्शन में जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनमें जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होंगे तो वो आपके H2SO4 से रिलीज हो रहे जो प्रोटॉन होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि ये आपका एक इंटरमीडिएट बनेगा जो कि हाईली अनस्टेबल होगा। अब क्योंकि ये अनस्टेबल है, स्टेबल होने के लिए यहाँ से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव। वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होते ही ये आपका एक कार्बोनियम आयन में कन्वर्ट हो। अब आप देखोगे कि ये जो कार्बोनियम आयन के एडजेसेंट में तीनों कार्बन हैं, इन तीनों के पास प्रोटॉन है, जहां से कि प्रोटॉन एलिमिनेट हो सकता है और डबल बॉन्ड हमारा बन सकता है। लेकिन कौन सा डबल बॉन्ड हमारा बनेगा या कौन सा मॉलिक्यूल हमारा फेवर्ड होगा प्रोडक्ट, ये हमारा डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। अब तीनों से अगर हम प्रोडक्ट देखें तो हमें ये डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। अब अगर इन प्रोडक्ट को हम कंपेयर करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है ये सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। इनमें जो दोनों कार्बन है डबल बॉन्ड के वो सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि इस वाले में केवल एक, इस कार्बन पे देखिए केवल एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, जबकि यहाँ पे एक कार्बन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इस वजह से जो आपका फर्स्ट प्रोडक्ट होगा
वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, जो कि सेट्सेफ रूल के अकॉर्डिंग भी है, और ये आपके माइनर प्रोडक्ट होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, कोल बेस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ये मेथड हम लोगों ने एल्केन्स में भी देखा था, उसी के तरीके से है, बस क्योंकि हमको यहाँ पे एल्कीन बनाना है, तो हमारा जो रिएक्टेंट होगा वो हमारा थोड़ा वेरी कर जाएगा। यहाँ पे हम लेते हैं पोटेशियम सक्सीनेट। पोटेशियम सक्सीनेट को जब हम इलेक्ट्रिक करंट आपके सोल्यूशन में पास कर रहे हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सक्सीनेट आयन में और पोटेशियम आयन। अब जैसे कि हम लोगों ने सेल को डिस्कस किया था, बात वही है कि हमारा जो कैथोड होगा वो कैसा होगा? निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और एनोड हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हमारे क्या जाएंगे? एनायन जाएंगे, यानी कि सक्सीनेट। और निगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या जाएंगे? हमारे पॉजिटिव आयन जाएंगे, यानी कि पोटेशियम। अब अगर देखें कि किस इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो एनोड पे हमारा क्या होगा? जहां पे कि हमारे सक्सीनेट आयन गए हैं, तो आपके 2 मॉलिक्यूल CO2 के रिमूव होंगे, और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। और वही कैथोडिक उसमें आपके पोटेशियम आयन आए हैं, यहां से रिएक्शन से पोटेशियम आयन आए हैं, और वाटर की जो हाइड्रोलिसिस होगी उससे हमको क्या मिलेंगे? OH आयन, जो कि आपस में मिलके KOH बनाएंगे, और साथ में ही हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी। तो कैथोड पे हमको हाइड्रोजन गैस मिल रही है, और एनोड पे हमारा क्या मिल रहा है? एल्कीन, जो कि हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट हुआ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। सॉरी। अब एल्काइंस में क्या है कि दो हमारे पाई बॉन्ड्स होते हैं। दो पाई बॉन्ड की वजह से इनमें जो रिडक्शन की रिएक्शन होगी वो आपकी कंप्लीट भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। अगर पार्शियल होगा तो हमें क्या मिलेगा? एल्कीन। और अगर कंप्लीट हुआ तो हमें क्या मिलेगा? एल्कीन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि ये हमारा एल्काइन है, और निकिल पैलेडियम प्लैटिनम, ये हमारे एज अ कैटलिस्ट इनमें से कोई भी रिएक्शन में होगा, और हाइड्रोजन की प्रेजेंस। तो ये हमारा अगर पार्शियल रिडक्शन हो रहा है तो एल्कीन मिलेगा, और कंप्लीट रिडक्शन पे हमें एल्केन मिलेगा। और इस कंडीशन में जो हमारा एल्कीन वाली चीज है, जो इंटरमीडिएट हमारा बन रहा है, वो क्योंकि रिएक्शन हमारी इतनी फास्ट होती है, तो उसका आइसोलेशन हमारा पॉसिबल नहीं हो पाता है, आसान नहीं है। तो इस वजह से हम लोग इसके ऑल्टरनेट देखते हैं, और इसकी रिएक्शन को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं, ताकि ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है ये हमारा एज अ प्रोडक्ट बने। तो अब ऑल्टरनेट क्या हो सकता है हमारा? जैसे कि इसकी जगह हमने लिंडलार कैटलिस्ट यूज किया। अब लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है कि आपका जो पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट, लेड एसीटेट और क्यूनोलिन, इनका जो मिक्सचर होता है उसको हम लिंडलार कहते हैं। इसमें जो क्यूनोलिन होता है वो हमारा क्या करता है कि कंप्लीट हाइड्रोजनेशन को आपका कह लीजिए कि इनहिबिट करता है। तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ना होके पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, और हमको एल्कीन एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें NaNH3 हमारा जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमें एल्कीन मिल रहा है। अब दोनों ही रिएक्शन में अंतर क्या आया
कि जहां हमने लेनलार कैटलिस्ट यूज किया था वहां पे तो सिन एडिशन हो रहा है, यानी कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उनके सेम साइड में H हमारा ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे सिन एडिशन हुआ। जबकि जो हमारा NaNH3 के साथ था वहां पे हमारा पार्शियल रिडक्शन हो रहा है और एंटी एडिशन है, यानी कि दोनों ग्रुप जो हाइड्रोजन के हैं दोनों एटम अपोजिट साइड में ऐड होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रो हाइड्रोजन, हेलोजन यानी हाइड्रोजन भी रिमूव होगा और हेलोजन भी रिमूव। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। कहां से? एल्किल हैलाइड्स। Alkyl halide in which hydrogen atom and halogen atom in a molecule present at 1,2 position. 1,2 elimination reaction occurs to produce alkene when heated with solid bases or their alkoxide. यानी 1,2 पोजीशन हमने किसको कहा? एडजेसेंट कार्बन पे ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। अब ये जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है हमारा वो कैसा होता है? HI का सबसे फास्ट होगा, देन HBr, देन RCl और RF इस डायरेक्शन में हमारा मूव करेगा। अब ये जो रिएक्शन हमारी है अगर मैकेनिज्म वाइज देखें तो ये हमारी क्या कहलाती है? E2 रिएक्शन। जो रिमूवल है हमारा वो E2 एलिमिनेशन है। E2 एलिमिनेशन में क्या होगा? कंसर्टेड स्टेप होता है, यानी वन स्टेप प्रोसेस है। बायोमोलिकुलर यानी दोनों ही मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं वो आपके रेट डिटरमिनिंग स्टेप में प्रेजेंट रहते हैं। आपका प्रोटॉन रिमूवल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप यानी कि हेलोजन, ये तीनों चीजें आपकी साइमल्टेनियसली हो रही है। अब ये जो आपका रिमूवल है ये भी अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल ही होता है, यानी कि एज अ रिजल्ट हमको क्या मिलना चाहिए? राइट, हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमको मिलना चाहिए। डायरेक्शन जो हमारी एलिमिनेशन की होगी वो ऐसी होगी कि सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी वो हमारा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही एज अ मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए। अब इसको देखते हैं कि रिएक्शन में हमारा जो बेस प्रेजेंट होगा, बेस वो किसको अट्रैक्ट करेगा? प्रोटॉन को। और दूसरी तरफ से हमारा जो हेलोजन होगा वो हमारा रिमूव होगा, तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? एल्कीन, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और एल्कीन हमारा बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा है 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसको जो हम कैटलिस्ट की प्रेजेंट में जब रिएक्शन हमारी आगे मूव होती है तो ये हमारा क्या बनेगा? 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2ईन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और साथ में ही 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1ईन एज अ माइनर। क्यों? क्योंकि आपका ये जो 2ईन है वो हमारा हाईली सब्स्टिट्यूटेड है इन कंपैरिजन टू 1ईन, जहां पे कि सब्स्टिट्यूशन एक कार्बन पे है ही नहीं, जबकि यहाँ पे दोनों कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन है। ओके, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, एल्केन डिहाइड्रोजिनेशन। मींस अगर एल्केन हमारे कैसे थे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स थे, तो अगर इस सैचुरेटेड कंपाउंड से हम हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो भी हमारे क्या बन जाएंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी कि एल्कीन। इट इज अ catalytic reaction of C2 to C5 alkene with a catalyst at room temperature ranging from 300 to 650 degrees centigrade to produce corresponding alkene.
एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा क्या है, एल्केन है। आपने सुटेबल रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड की, तो एज अ रिजल्टेंट हमें क्या मिल रहा है, एल्कीन। दोनों ही कार्बन से आपके एक एक प्रोटॉन हमारे रिमूव हो जा रहे हैं, और एज अ रिजल्ट हमारा क्या बन रहा है, एल्कीन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब जैसे कि हमने डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में देखा था कि एक हेलोजन हमारा मॉलिक्यूल में था। अब अगर मॉलिक्यूल में दो हेलोजन हमारे प्रेजेंट हो, तो क्या आपके जो एल्कीन्स हमारे बन सकते हैं? तो दोनों हेलोजन की प्रेजेंस कैसी हो सकती है, सबसे पहले वो देखते हैं। विसिनल, अगर मॉलिक्यूल में दोनों हैलाइड ग्रुप जो हैं वो एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे दोनों हैलाइड हमारे एडजेसेंट कार्बन पे जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया विसिनल डाइहैलाइड। एक होते हैं दूसरे हमारे जेमिनल डाइहैलाइड्स। जेमिनल क्या कहते हैं कि दोनों हैलाइड हमारे कहाँ होंगे, सेम कार्बन पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों जो हैलाइड के एटम हैं ये हमारे सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, जेमिनल। अब इस केस में अगर हम सुटेबल रिएक्शन कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जिंक अल्कोहलिक कंडीशन अगर हमारी रहती है और जिंक के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, तो जिंक जो है वो इन दोनों हैलाइड के साथ मिलके जेड हैलाइड, जिंक हैलाइड बनाएगा, और एज अ रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा एल्कीन। और ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल था, विसिनल डाइहैलाइड। इसी तरीके से अगर हमारा जो जेमिनल डाइहैलाइड है वो भी अगर सुटेबल रिएक्शन कंडीशन दें, तो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कीन्स में। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन से भी हमारी क्या बन सकते हैं, एल्कीन। किस तरीके से, ये रिएक्शन जो है नोन रिएक्शन है, विटिक रिएक्शन के नाम से फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विथ ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड टू गिव एल्कीन एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा क्या है, ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल कीटोन का हो गया। देन आपका क्या हो गया, ये इलाइड है, ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम इलाइड। और ये क्या बना रहा है हमारा, एल्कीन एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। अब अगर इसको हम एक सिंपल मैकेनिज्म से देखना चाहें, तो रिएक्शन में हमारा जो बेस होगा, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन को जब इसने अट्रैक्ट किया, तो ये जो हमारा आपका ट्राइफिनाइल मॉलिक्यूल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम लाइट। यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि कार्बन के पास आपका क्या है, निगेटिव कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विद फॉस्फोरस, पॉजिटिवली चार्ज फॉस्फोरस एटम और सल्फर एटम। ना, अब अगर इसकी हम रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये है हमारा R C H और डबल बॉन्ड O। तो आप ये देखो, ये हमारा बना ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, अगर R हमारा पीएच है तो। और बाकी
आपका इधर ऐड हो जाएगा, तो एज अ रिजल्टेंट हमारा क्या बन गया? एल्कीन। ठीक है, सिन और एंटी एडिशन के साथ। तो ओवरऑल हमारे आज की समरी क्या हो गई? हमने नंबर ऑफ रिएक्शंस देखी जिनसे कि एल्कीन को प्रिपेयर किया जा सकता है, और इन सब में एक रिएक्शन आपकी नेम रिएक्शन थी। वो नेम रिएक्शन आपकी कौन सी हो गई? राइट, विटिक रिएक्शन। कोल्बे से हम लोग पहले से ही जानते हैं कोल्बे रिएक्शन को, कोल्बे एंड विटिक। नाम में देखिए, डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स एच और हेलोजन का रिमूवल। डिहेलोजिनेशन मीन्स हेलोजन का रिमूवल। रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन, एंड डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का रिमूवल। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्कीन की रिएक्शंस देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।